राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं पहली बार आपके 12th क्लास का जो हिंदी होता है उसका पहला चैप्टर बातचीत लेकर के आया। 3 वीडियो में एक कहानी के ऊपर या निबंध के ऊपर जो भी है उसके ऊपर हम 3 वीडियो में उसको पूरा करेंगे। एक वीडियो में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लेखक परिचय, और दूसरी वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो आपका दिया गया है कहानी हो या निबंध हो या पद हो जो भी है उनका शब्दार्थ हम लोग जानेंगे, उसको आसान भाषा में समझेंगे और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तीसरा वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। मैं गोपाल सर आप सबों के बीच आज एक नया चीज लेकर के आया हूँ, तो आप लोग इसको देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपका यही विश्वास हमें कुछ करने के लिए अंदर से प्रेरित करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समय को ज्यादा व्यतीत ना करते हुए आते हैं अपने पॉइंट पर। देखिए 10th में भी हम लोग हिंदी पढ़ चुके हैं और वहां पे होता था क्या 10th में कि लेखक परिचय उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता था। ज्यादा क्वेश्चन वहां पर ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, जो कहानी या जो कविताएं दिया रहता था उससे ज्यादा क्वेश्चन आता था। लेकिन 12th में ऐसा नहीं है। 12th में ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है लेखक परिचय। लेखक परिचय से लगभग बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। सब्जेक्टिव जो आएगा 2 अंक का क्वेश्चन जो आएगा वो आपका आएगा कहानी से या निबंध से या फिर पदखंड से आएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव अधिक से अधिक पूछा जाता है लेखक परिचय से, इसलिए लेखक परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम लोग लेखक परिचय में एक एक चीज को जानेंगे कि ताकि कहीं से एक ऑब्जेक्टिव भी मिस न कर जाए। और आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं कि हिंदी में नंबर उठाना बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। हिंदी समय भी कम लेता है, मेहनत भी कम करवाता है और ज्यादा नंबर भी देता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के तुलना में अगर देखा जाए तो ये बहुत आसान है। फिजिक्स और केमिस्ट्री हमें साल भर पूरा खटाता है और फिर भी नंबर कितना, मात्र 70 नंबर। जबकि इसमें उतना हमको उतना टाइम भी नहीं देना है, बस एक दिन में आधा घंटा 1 घंटा दे दी काफी है। तो कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है वो हम लोग आगे बात करेंगे। हम लोग पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला आप लोगों का गद्य खंड का जो पहला चैप्टर है वो है आपका बातचीत। नाम से ही पता चल रहा है बातचीत। बातचीत का अर्थ क्या होता है हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से बातचीत किया जाता है। आप सबको पता होगा कि बातचीत 10 लोगों के बीच में भी होता है, बातचीत 2 लोगों के बीच में भी होता है और बातचीत अकेले में भी होता है ना। तो इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे कि 10-15 आदमी के बीच में जो होता है बातचीत वो कैसा होता है, 4 लोगों के बीच में जो बातचीत होता है वो कैसा होता है, 2 दोस्त या 2 सहेलियों के बीच जो बातचीत होता है वो कैसा होता है, और स्वयं से जो बात करता है वो कौन सी बात होता है, और बात करने का उत्तम तरीका क्या है ये भी हम लोग जानेंगे, है ना। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं लेखक परिचय। तो शुरू से अंत वीडियो में बने रहे, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो क्या है, बातचीत। क्या है, बातचीत। बातचीत के लेखक कौन है, बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी। कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि बातचीत क्या है, बातचीत विधा की कौन सी रचना है। ये काफी बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि बातचीत विधा की कौन सी रचना है। तो बातचीत जो है वो हमारा क्या है, निबंध है। क्या है, हमारा निबंध है। इनके रचयिता कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी है। तो इन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे। जितने भी आपके बोर्ड पर लिखा गया है वो पूरी तरह से किताब में जितना दिया गया था हम छांट छांट के शॉर्ट भाषा में लिख दिए। आइए जानते हैं। तो बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, सभी जानते हैं। अच्छा किन्हीं को ये तो नहीं लग रहा है ना कि हम उल्टा लिखे हुए हैं। आप सबको लगता हो कि कहीं भी पढ़ते हैं तो इधर से लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे तो उल्टा लिखा हुआ है। देखिए इधर से हमको लिखने में आसान होता है। इधर से होता क्या है, अगर हम ऐसे करके लिखते हैं ना
तो ये पूरा भाग बच्चों को दिखाई देता है। और अगर इधर से लिखते हैं तो हम ही लिखते हैं और हम ही देखते हैं इसको, है ना। इसीलिए हम इधर से लिखना पसंद करते हैं और हमको अच्छा इधर से ही लगता है। तो थोड़ा सा आप लोगों को अगर उटपटांग लगे तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन धीरे 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 आप लोग इस चीज में ढल जाइएगा। आइए शुरू करते हैं। तो इनका लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इनका जन्म कब हुआ था? देखिए ये याद रखना बिल्कुल आसान है। यहाँ भी क्या है? ब, यहाँ भी क्या है? ब से बातचीत और ब से बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। तो बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद का नाम इस बार योगी जी प्रयागराज कर दिए, है ना। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, वहां पे इलाहाबाद ही देगा। अगर इलाहाबाद नहीं दे तो प्रयागराज देगा, तो उसको मारेंगे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु कब हुई थी बच्चों? तो इनकी मृत्यु हुई थी 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। कब हुई थी? 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुई थी। माता का नाम क्या? पार्वती देवी। माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट था। देखिए कितना आसान है। ब से बातचीत, ब से बालकृष्ण भट्ट और ब से बेनी प्रसाद भट्ट, मतलब तीनों इसी में आ गया। बातचीत में भी ब आ रहा है, बालकृष्ण भट्ट में भी ब आ रहा है, और उनके पिताजी का जो नाम है बेनी प्रसाद भट्ट, इसमें भी ब आ रहा है। तो याद रखने का ये आप अपना ट्रिक भी बना सकते हैं। ब से बातचीत, ब से बालकृष्ण भट्ट और ब से बेनी प्रसाद भट्ट इनके पिताजी का नाम। माता का नाम पार्वती देवी। इनकी शिक्षा देखते थोड़ा सा। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो संस्कृत से हुई थी। कौन सी विषय से? संस्कृत से हुई थी, है ना। इन्होंने 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल, किस स्कूल? प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। कब दी थी? पूछेगा कि बेनी प्रसाद भट्ट जी एंट्रेंस की परीक्षा कब दी थी? तो 1867 ईस्वी में। कहा, किस स्कूल में दिया था? तो प्रयाग के मिशन स्कूल में दिए थे। किस स्कूल में दिए थे? प्रयाग के मिशन स्कूल में दिए थे। इनके देखते हैं वृत्ति। देखिए बच्चों, वृत्ति का अर्थ होता है कार्य। वृत्ति का अर्थ क्या होता है? कार्य। मतलब ये क्या क्या कार्य किए थे अपने जीवन में। तो इन्होंने मिशन स्कूल प्रयाग में अध्यापन, बालकृष्ण भट्ट जी मिशन स्कूल प्रयाग में इन्होंने अध्यापन भी किया था। एक होता है अध्ययन, एक होता है अध्यापन। अध्ययन का अर्थ होता है बच्चों, अध्ययन का अर्थ होता है कि पढ़ना, और अध्यापन का अर्थ क्या होता है? पढ़ाना। तो बालकृष्ण भट्ट जी मिशन स्कूल प्रयाग में अध्यापन भी किए थे। कब से कब तक? 1869 से लेकर के 1875 तक, अर्थात 6 साल ये वहां पे पढ़ाए हुए थे बच्चों। उसके बाद CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। फिर वहां से वे कहा चले गए? CAB स्कूल, और वहां पर वे संस्कृत पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? संस्कृत का अध्यापन किए थे, संस्कृत पढ़ाए थे। कब? तो 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में। आप पूरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। लास्ट में आपको ये भी बताएंगे, किसी के मन में आ रहा होगा इतना दिन था कि इतना सारा करेंगे याद? नहीं, इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं है। हम लास्ट में बता देंगे कि किनको अच्छी तरह से हमको ध्यान में रखना है, कौन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी कौन है, उसको भी हम लास्ट में टिक आउट कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। तो 1875 तक वो मिशन स्कूल प्रयाग में पढ़ाए थे। उसके बाद 1885 में वे CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए। उसके बाद कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में वे अध्यापक नियुक्त हुए। कब हुए थे? तो 1888 ईस्वी में। कब हुआ था? 1888 ईस्वी में। ध्यान देना है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी, ये क्या क्या चीज लिखे थे? देखिए इनकी जो रचनाएं था, एक उपन्यास, उसके बाद नाटक भी थे। इनका उपन्यास भी ये लिखे थे और नाटक भी लिखे थे। तो इनका कौन कौन सा उपन्यास है? ध्यान दीजिएगा। इनका उपन्यास है रहस्यमय कथा, रहस्य कथा। उसके बाद क्या था? नूतन ब्रह्मचारी। क्या था? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी,
रसातल यात्रा, क्या रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये क्या है इनका उपन्यास, ये क्या है इनका उपन्यास है। अब इन उपन्यास में सबसे ज्यादा जो उपन्यास पूछे जाने वाला, देखिए वहां पर ऐसे पूछेगा, निम्नलिखित में कौन बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखित उपन्यास है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो हमको सभी को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें पूछता है बच्चों नूतन ब्रह्मचारी किनकी उपन्यास है, 100 अजान एक सुजान किनकी उपन्यास है ना। ये सारी चीजें ज्यादा पूछा जाता है, तो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास क्या क्या है। तो रहस्य कथा है, नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान एक सुजान है, गुप्तवेरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये क्या है इनका उपन्यास है। और ये उपन्यास के साथ साथ ये नाटक भी लिखती थी। देखिए ये नाटक लिखना, नाटक का अर्थ क्या होता है, जब भी कोई मंच पर अगर कोई मान लिया जाए कि कृष्ण लीला दिखाना है, तो एक आदमी कृष्ण बनते हैं, कोई राधा बनते हैं, कोई कंस बनते हैं, और अलग अलग कोई गोपियां बनती है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ डायलॉग सबको दिया जाता है कि ये आपको मंच पर जाकर के बोलना है। अगर कृष्ण जी हैं तो आपको ये बोलना है, राधा जी हैं तो ये बोलना है, इस तरीके से सबको दिया जाता है। तो उसी प्रकार से नाटक लिखा करते थे कौन, बालकृष्ण भट्ट जी। तो इनका नाटक बहुत सारा है, लेकिन कौन सा नाटक सबसे ज्यादा इनका पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, उसके ऊपर भी हम लोग फोकस करेंगे। तो इनका नाटक पहला क्या है, पद्मावती। पद्मावती आप लोग सब जानते होंगे, तो पद्मावती, उसके बाद किरातार्जुनीय, बेनी संहार, शिशुपाल वध, क्या है शिशुपाल वध है, उसके बाद नल दमयंती है। एक बार फिर से देखना है इनका नाटक क्या क्या है। तो इनका नाटक है पद्मावती, किरातार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सूंग, ये सब क्या इनका नाटक है। कट्टर सूंग की एक नकल, ये दोनों एक ही में है, कट्टर सूंग की एक नकल। उसके बाद है बृहन्नला, उसके बाद है इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, फिर है भारतवर्ष और कली, उसके बाद है दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, ये सब क्या इनका नाटक, ये सब क्या इनका नाटक। अब इनमें सबसे ज्यादा नाटक कौन कौन पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। एक पूछा जाता है पद्मावती, किनकी नाटक है। उसके बाद आपसे पूछेगा वेणी संहार, शिशुपाल वध, ये सब क्या है इसका इनका इंपॉर्टेंट नाटक है। फिर है चंद्रसेन, सीता वनवास, मेघनाथ वध, ये सब इनका इंपॉर्टेंट नाटक है ना, ये सबको ध्यान में रखना है। फिर एक इनका बाल विवाह भी सबसे ज्यादा पूछा गया है कि बाल विवाह इनका मतलब निम्नलिखित में कौन बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखित नाटक है, तो कौन सा है, तो बाल विवाह रहेगा, दिए मारेंगे। कई बार ऐसा होता है कि 3 ऑप्शन में तीनों का तीनों होता है, तो डी नंबर में रहेगा इनमें से सभी, तो कौन सा मारना है हम लोगों को, इनमें से सभी। अगर तीनों मिल गया तो बाद में मैं ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा कि क्या इसका होता है, कैसे कैसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इनका ये सब क्या था, नाटक था। फिर इनका कुछ प्रसहन भी है, प्रसहन भी, तो कौन कौन सा ऐसा, जैसा काम वैसा परिणाम है। फिर नई रोशनी का विष, क्या लिखा हुआ, आचार विडंबन, ये सब इनका क्या है, प्रहसन है। तो फिर से एक बार इनका प्रहसन कौन सा है, तो जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन, ये सब क्या इनका प्रहसन है। उसके बाद कुछ चीजें और ध्यान में रखना हम लोगों को, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो क्या क्या है, वो हम उनको नोट करके पूरे लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन में हम लिख दिए। तो ध्यान देना है, ये लाइन सेकंड में होना चाहिए, बाद में हमको आया याद तो हम इसको ऊपर में लिख दिए, नीचे जगह नहीं बचा हुआ था, ठीक है। तो इनका मुख्य चीजें क्या है जो हमको याद रखना है इनके जीवन से संबंधित। तो ध्यान दीजिएगा, बाल कृष्ण भट्ट के निबंध का जो संग्रह है वो भट्ट निबंध माला के नाम से प्रकाशित है। पूछा जाएगा कि बाल कृष्ण भट्ट जी के निबंध का जो संग्रह है वो किस नाम से प्रकाशित हुई है, तो भट्ट निबंध माला के नाम से प्रकाशित हुई। किस नाम से, भट्ट निबंध माला के नाम से प्रकाशित हुई है। अब ध्यान दीजिएगा, भट्ट निबंध माला जो है वो 2 खंडों में प्रकाशित हुई है। पूछेगा कि बाल कृष्ण भट्ट के जो निबंध संग्रह
भट्ट निबंधमाला है वो कितने खंडों में प्रकाशित हुई है, कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? तो आंसर क्या होगा? 2 खंडों में प्रकाशित हुई है। बालकृष्ण भट्ट के निबंध का जो संग्रह है भट्ट निबंधमाला वो कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? तो 2 खंडों में प्रकाशित हुई है। उसके बाद ध्यान देना है कि बालकृष्ण भट्ट के 1000 के आसपास निबंध प्रकाशित है। बालकृष्ण भट्ट के कितने निबंध प्रकाशित हैं? 1000 के आसपास, 1000 के आसपास प्रकाशित है। लेकिन इनमें से 100 से प्लस क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका लगभग 1000 निबंध प्रकाशित हो चुके हैं और उन 1000 निबंधों में से 100 से अधिक निबंध जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। 100 से अधिक निबंध जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी के लगभग कितने निबंध प्रकाशित हो चुके हैं? तो आंसर क्या होगा? 1000। आंसर क्या होगा? 1000। अब पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट के कितने निबंध महत्वपूर्ण हैं? तो 100 से अधिक निबंध क्या है? महत्वपूर्ण है। 100 से अधिक निबंध क्या है? महत्वपूर्ण है। उसके बाद ध्यान देना है बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनीय सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना शुरू किए। देखिए बच्चों, मासिक पत्रिका क्या होता है? मासिक पत्रिका जो होता है वो जो महीना में एक बार निकलता है। जैसे कि हम लोग जो अखबार पढ़ते हैं वो रोज रोज निकलता है ना, उसमें दैनिक पत्रिका वो हो गया। लेकिन ऐसे ही होता है, एक होता है मासिक पत्रिका, एक होता है साप्ताहिक पत्रिका। तो मासिक पत्रिका हम लोग उसे कहते हैं जो एक महीने में एक बार निकलता है। तो ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी किनके प्रेरणा से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। किसकी प्रेरणा से बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से वे हिंदी वर्धनीय सभा प्रयाग की ओर से 1877 में, कितने में? 1877 में कौन सी पत्रिका? तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट जी किस पत्रिका को निकाले थे या किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो मासिक पत्रिका, उनका नाम क्या था? हिंदी प्रदीप थी। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका इन्होंने निकालना शुरू किया। कब से निकालना शुरू किया? 1877 में। किनकी प्रेरणा से निकालना शुरू किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से उन्होंने इन्हें प्रेरित किया कि ये काम कीजिए। तो इनकी बाद है बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। ये पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। किस युग के साहित्यकार थे बच्चों? तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के साहित्यकार थे, है ना। उसके बाद है बालकृष्ण भट्ट पत्रकार भी थे, वे निबंधकार भी थे और साथ ही साथ बालकृष्ण भट्ट के समकालीन साहित्यकार कौन कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट के समकालीन साहित्यकार कौन कौन थे? तो भारतेंदु, हरिश्चंद्र, प्रताप, नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी। ये बातें ध्यान देना है। समकालीन का अर्थ क्या होता है कि बालकृष्ण भट्ट जी के समय में कौन कौन से ऐसे लोग थे जो साहित्यकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट के समकालीन में अर्थात इनके समय में कौन कौन ऐसे लोग थे जो साहित्यकार थे? तो वे थे भारतेंदु, हरिश्चंद्र, प्रताप, नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी। ये सब जितने भी साहित्यकार थे ये सब बालकृष्ण भट्ट जी के समय के थे। उन्हीं को हम लोग बोलते हैं समकालीन। समकालीन अर्थात इनके समय के कौन कौन से साहित्यकार थे? तो इनके समय के साहित्यकार कौन कौन थे? एक बार फिर से बता दें। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप, नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी। ये सब जितने भी साहित्यकार थे ये सभी के सभी बालकृष्ण भट्ट जी के समय के ही थे। उसके बाद है कि बालकृष्ण भट्ट गद्यकार भी थे। बालकृष्ण भट्ट जी गद्यकार भी थे। ध्यान देना है, बालकृष्ण भट्ट जी नाटक भी लिखते थे, बालकृष्ण भट्ट जी उपन्यास भी लिखते थे, बालकृष्ण भट्ट जी पत्रकार भी थे, वे निबंधकार भी थे और साथ ही साथ वे
बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो गद्यकार भी थे। सोचिए एक ही व्यक्ति कितने काम में कर रहा है ना। हम लोग तो एक काम करते हैं तो एक काम नहीं होता है, हम लोग एक काम करते हो दूसरा काम कौन करेगा। लेकिन देखिए बालकृष्ण भट्ट जी कितने काम करते थे, पत्रकार भी थे, निबंधकार भी थे, साहित्यकार भी थे, नाटककार भी थे, है ना। ये सभी काम वो करते थे। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे कई उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। किसमें? हिंदी प्रदीप, अर्थात इनका जो मासिक पत्रिका था हिंदी प्रदीप, उसमें ये कई पूरे अधूरे उपन्यास लिखे। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना जो है वो अंग्रेजी साहित्य के निबंधकार जो थे एडिसन और स्टील, इन दोनों से किए। अर्थात ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे वो बालकृष्ण भट्ट की तुलना किनसे किए हैं? एडिसन और स्टील से किए। किससे किए? एडिसन और स्टील से किए। एडिसन और स्टील कौन थे? तो अंग्रेजी साहित्य के निबंधकार थे। देखिए हमारे घरों में भी मम्मी पापा हमारा तुलना किसी और से करता है ना, या फिर उनका तुलना हमसे करता है, किससे से करता है ना। जैसा वो है वैसा ये भी। उसी प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे वो बालकृष्ण भट्ट की तुलना किनसे किए थे? तो अंग्रेजी के जो साहित्य के निबंधकार एडिसन और स्टील थे, उनसे इनका तुलना किया है ना। तो आज के वीडियो में हम पूरा शुरू से अंत जितने भी लेखक परिचय था सारी चीजें हम करा दी हैं। अब इसमें क्वेश्चन कौन कौन इंपॉर्टेंट है वो हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा होगा। लेकिन उससे पहले एक वीडियो आएगा जिसको आप लोग देखना ना भूलें। वो वीडियो होगा बातचीत का अर्थ हम लोग समझेंगे। बातचीत जो निबंध है उसको सरल भाषा में हम लोग पूरी तरह से उसको सीखेंगे और समझेंगे। बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये जो है बालकृष्ण, ये बातचीत जो है बहुत लगता है ये निबंध, इसमें मजेदार क्या होगा? निबंध में तो बस इतना लंबा डाटा लिखा हुआ रहता है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें जो है कई चीजें ऐसा है जो हमारे जीवन में उसका उपयोग करने लायक है। कैसे दो आदमी को बीच में कैसे बात करना है, 10 के बीच में कैसे बात करना है, अगर कोई नहीं मिला तो स्वयं से कैसे बात करेंगे। देखिए स्वयं से भी बात किया जाता है, स्वयं से भी बात होता है, और बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका स्वयं से ही बात करना था। ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, किसी से बोलेंगे हो सकता है हमारा बात उनको अच्छा ना लगे तो थोड़ा सा हो जाता है। इसीलिए अब आप अगर स्वयं से बात करना ही लेखक सब बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका बताया। और साथ ही साथ ये टॉपिक मजेदार भी है, हंसी भी इसमें आता है ना। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ। आप सभी अगले इसके बाद आने वाले वीडियो को जरूर देखें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं, प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा, अगर हम आपके लिए कुछ सहयोग इस वीडियो के द्वारा अगर कर पाएं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करें। आप सभी को शुरू से अंत तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से पढ़ते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। और आप इसी तरह से थोड़ा सा अगर आप हमको सहयोग करते हैं तो हम आपके लिए फिर से ये काम करते रहेंगे। और बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए आप लोग, है ना। यही हम लोग ऊपर वाले से दुआ करते हैं, और है ना। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको फिर से राधे राधे।